नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपके स्नेह भरे कमेंट से दोबारा वीडियो बनाने की ऊर्जा मिल रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कर्ण कितने विचलित और अस्थिर हो गए हैं। कृष्ण के सुझाव सुनकर और दुर्योधन संधि कराने आए कृष्ण को कैसे रस्सी से बांध कारागृह में डालने का प्रयत्न करता है। कल हुए राज्यसभा की इस घटना से कर्ण को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। उनका इस तरह का अस्वस्थ रूप देखकर उनके बेटे सुषेण ने पूछ ही लिया, पिताजी आज भी आपको नींद नहीं आ रही है? कर्ण मन ही मन कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर खोज रहा था। अब बेटे सुषेण से बात करे तो प्रश्न के उत्तर को खोजने में अड़चन आ जाएगी। यह सोचकर कर्ण चुप ही रह गए। निवृत्ति ही एकमात्र सही मार्ग सोचकर कर्ण ने अपने मन के इस उत्तर को समर्थन दिया। पर उनके मन में और भी एक प्रश्न उठा, इससे तो मैं अकेला बच सकता हूं, पर मैं इसकी घोषणा तो नहीं कर पाऊंगा। सबको बताकर चले जाने से भी समस्या पूर्ण रूप से हल नहीं होगी। कर्ण फिर सोचने लगे कि यह सच है कि दिल खोलकर कहने में मन को जरा कष्ट होता है, पर सब कुछ त्याग कर चले जाने वालों के लिए यह कैसा कष्ट है। एक बार निश्चय कर लेने के बाद यह सब क्या है। अब उसके लिए समस्या हल हो गई। कर्ण का इस तरह रात भर परेशान रहना बेटे सुषेण को अच्छा नहीं लग रहा था। कर्ण ने सोचा कि उसे कहीं और सोने के लिए कह दूं, पर सोचता है कि नहीं, यह संभव नहीं। मेरे मना करने पर भी वह मेरे साथ ही सोता है। असली बेटा तो यही है ना। अपने स्तर की हेतु मैंने इतने विवाह किए, परंतु वे सब पंक्ति में पिछवाड़े आंगन में सोई रहती है। कर्ण इसी उधेड़बुन में लगा था कि तभी उसका निश्चय डावाडोल होने लगा। वह सोचने लगा कि परिवार कैसा छोड़ा जाए। मैं अपने जन्म को सत्य संसार के समक्ष उद्घोषित करने जा रहा हूं, कर भी सकता हूं, परंतु मेरे बेटे और पोतों के संबंधों का क्या होगा? सभी के सभी दुर्योधन महाराज की सेवा में रत है। क्या वे अपने सगे चाचा पांडवों से लड़ेंगे? महाराज उन पर विश्वास करेगा, अथवा पांडव के पक्ष में मिलकर अब तक के अपने स्वामी के विरोध में, अथवा मेरी भांति पर्णशाला बनाकर? कर्ण ने निष्कर्ष निकाला कि यह सब में बहुत ही अड़चन है। कर्ण यही सोचते सोचते करवटें बदलते रहे। तभी दूर से बांसुरी का स्वर अब भी सुनाई दे रहा था। यह आवाज किधर से आ रही है यह पता ही नहीं चल रहा था। कर्ण के मन में वह बात स्मरण हो आई कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हारने के बाद कहा था, अब हस्तिनापुर मेरा हुआ। मेरे पिता की तरह मैं मूर्खता नहीं कर सकता। बाद में पांडवों को वनवास तथा अज्ञातवास देकर तो दुर्योधन महाराज जीत ही गए थे। ऊपर से वह पांडवों को यह कह रहा था कि अब मेरी जीती हुई वस्तु को वापस लौटाने का अब पिताजी को कोई अधिकार नहीं। मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। वैसे भी पांडव इस कुल के है ही नहीं। नियो की संतान को सब अधिकार देना कौन पसंद करता है? कर्ण सोचता है कि इस तरह बोलना ठीक नहीं। यह दुर्योधन को समझना चाहिए था, परंतु क्या वह सुनने वाला थोड़ी ही था। अब कर्ण को धीरे धीरे नींद आ रही थी। सारी देह ढीला छोड़कर वे नींद को बुलाने का प्रयास करते रहे। नींद आ भी गई, अच्छी नींद। बाद में एक बड़ा प्यारा सा चित्र सामने खड़ा था, मानो दूर के पानी पर उभर कर चित्र दिखाई दे रहे थे। स्वप्न में कर्ण देखने लगे बड़ा सा भवन, सहस्त्र स्तंभों वाला, बीच बीच में सिंहासन है, उस पर स्वयं कर्ण बैठा हुआ है और पास ही छोटा सिंहासन है, उस पर धर्मराज बैठे हुए हैं। कर्ण ओझल हो गए।
फिर तुरंत दूसरा स्वप्न, बड़ा सा वन, सेना का प्रवेश, बीच में रथ पर स्वयं कर्ण बैठे हुए हैं और घोड़े पर आया अर्जुन जोर से चिल्लाकर कहता है, भैया महाराज होकर आप स्वयं इस प्रकार चले आए तो राज्य की मर्यादा कैसे निभेगी? हम लोग नहीं है क्या? तुम लौट जाओ। कर्ण सपने में देख रहे हैं अर्जुन की भी मेरे जैसी लंबी बाहें और लंबा सा धनुष्य था। मैंने कहा था दोनों धनुष्य अपने आप साथ खड़े हो जाते हैं, जोड़ी बना जाती है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बाद में परस्पर मिलकर एक हो जाते हैं। कितना बड़ा धनुष्य, उसी के योग्य मजबूत छाती। अर्जुन और मैं दोनों एक एक ओर से एक साथ बाण चलाते हैं। कैसा प्रचंड वेग, देश देशांतरों को चीर कर निकल जाने वाले लोहे की नोक वाले बाण। कंधे तक ऊंचा श्वेत घोड़ा सैकड़ों देशों में स्वेच्छापूर्वक घूम रहा है अर्जुन का। उसके बीच द्रौपदी दिख रही है। कैसा लावण्य, संसार को ही आकर्षित करने वाला आत्मविश्वास। उसके सिर के ऊपर घूमने वाला मत्स्य यंत्र, नीचे कुंड में निश्चल शीशे सा खड़ा पानी। कर्ण आगे स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि धनुष्य थाम कर मैं यंत्र वेद को तैयार खड़ा हूं। तभी गर्वीली लड़की सखी से पूछ रही है, यह सूत है ना? उसके बाद अर्जुन कहता है, क्षत्रिय कन्या का कैसा अपमान भैया! इस क्षत्रिय विवाह सभा मंडप में इसे किसने प्रवेश करने दिया? तभी महाराज दुर्योधन का स्वर सुनाई देता है, कौन रोक सकता है इसे? यह भी मेरे समान है। चारों ओर कोलाहल शोर मचा था। भरी सभा में राजा लोग बैठे बैठे सब देख रहे थे। सामने ब्राह्मण सभा थी। सिर झुकाए मैं खड़ा था और तभी अचानक मुझे आसन लाकर कोई देता है और मैं उस आसन पर बैठ जाता हूं पांव पसार कर। और वही घमेंडी लड़की सामने खड़ी है। दुर्योधन जोर से बोलता है, दुशासन तुम्हें उसकी साड़ी खींच लो, वह नंगी हो जाएगी तो भी कोई चिंता नहीं। अपने मान का यदि उसे ही ध्यान नहीं तो तुम क्यों घबराते हो? फिर सभा में कोलाहल, फिर शोर, फिर आवाजें। तब द्रौपदी झुकती नहीं, कहती है, थू थू सूत, तुम मुझे अपनी जाति की स्त्री नहीं बना सकते। वो क्रोध से चिल्ला रही थी। उसके पहने सारे चमकीले वस्त्र फरफराते हैं। घमंड से भरी पच्छाप, नगाड़े के भय के शब्द, इसे बजाने वाला था भीम। दूर से फिर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। कर्ण का सपना फिर नींद के साथ टूट जाता है। बांसुरी की आवाज भी बंद हो जाती है। कर्ण अंदाजा लगा रहा था इस बात को कितने साल हो गए होंगे। तभी उनको मूत्र त्याग की इच्छा हुई। सुषेण जाग न जाए इस विचार से कंबल लपेटकर धीरे से द्वार खोलकर कर्ण बाहर आ जाते हैं। द्वार पर सोए कुत्ते ने फट फट करके कान फटकारे। लघु शंका से निवृत्त उसने फिर सिर उठाकर देखा। आकाश सलेटी रंग का था, नक्षत्र स्पष्ट दिख रहे थे। फिर भी लगा कि पाँव फटने में और देर है। यही सोचकर कर्ण फिर भी नदी की ओर चल पड़ते हैं। कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ने की मृदु चाप सुनाई दे रही थी। कर्ण नदी के किनारे वृक्ष देखकर कहता है कि लगता है कल बहुत सारे वृक्ष काटे गए हैं, लगता है कल बहुत काम हो गया है। यही सोचकर कर्ण नदी के तट पर चुपचाप बैठ जाते हैं। कुत्ते ने भी अगले पंजों से छिलन हटा हटाकर रेत में गड्ढा बनाया और उस पर छाती रखकर जरा गर्म होकर लेट गया। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।